हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो सिलसिला है एसपीएसएस वीडियोस का और आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कौन सी अ, हमारे पास आईवीज हों और कौन से डीवीज हों, यानी कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों। हमारी हाइपोथेसिस में क्या हो जिसकी बेस पे हम ये नतीजा निकालें कि हमने कौन सा टेस्ट रन करना। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, एसपीएसएस की बात करते हैं, सोशल साइंसेस और रिसर्च की बात करते हैं, तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि हमने कौन से हाइपोथेसिस के लिए कौन सा टेस्ट रन करना है। किस टेस्ट से हमें पता चलेगा कि हमारा जो आईवी है उसका डीवी के साथ ताल्लुक है, नहीं है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका कोई इफेक्ट है या नहीं है, कोई डिफरेंस है या नहीं है। इस इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज की वीडियो आपकी खिदमत में पेशे हाजिर है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। ओके नाउ first I would like to not show my face at this point. Okay. And then we would skip sign in for now. All right, there we go. All set. And एनालिसिस आज हम देखेंगे, टेस्ट देखेंगे कि कौन से हम रन कर सकते हैं और कौन से टेस्ट हमें रन करने चाहिए। ये वाली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आज हम कवर करेंगे। हम आप चाहें तो ये जो वीडियो है यहाँ पर पॉज करके इन कॉन्सेप्ट्स को एक नज़र देख सकते हैं। हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे जिसमें हम दो टाइप्स देखेंगे, डिपेंडेंसी के बेस पे और उनकी टाइप, उनकी कैटेगोरिकल हैं, कंटिन्यूअस हैं, उस बेस पे हम उनकी टाइप्स को देखेंगे, उनको कि उनमें क्या डिफरेंस होता है, उन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हम स्केल्स देखेंगे कि कौन से वेरिएबल्स के साथ कौन से स्केल्स जो हैं वो यूज होते हैं। हाइपोथेसिस टाइप्स देखेंगे, अल्फा लेवल, टाइप ऑफ एरर, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, तो प्लीज ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम आगे ये वाले टेस्ट आज देखेंगे। दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम इन टेस्ट से ही अपने रिसर्च को फॉरवर्ड लेके चलते हैं। क्वांटिटेटिव, बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम फॉरवर्ड लेके चल रहे होते हैं इन टेस्ट की बेसिस की। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल और उनके स्केल्स की। तो वेरिएबल की जब हम बात करते हैं, जैसे कि इसके नाम में एक लफ्ज आता है वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, ये ऐसी एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है विद पैसेज ऑफ टाइम, कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखता। तो ऐसा कोई भी एंटिटी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, नंबर हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है जो कि काउंट हो और जो वेरी करे विद इंटरवल ऑफ टाइम, वो वेरिएबल कहलाएगा। अब इसमें अगर हम टाइप्स देखें तो एज, जेंडर, इनकम, कुछ भी, किसी भी किस्म की उसमें वैल्यू जो है फॉल कर सकती है, कोई भी एंटिटी उसके अंदर फॉल कर सकती है। हम आगे चलते हैं, इसकी फर्दर टाइप्स देखते हैं। हमारे पास दो फर्दर टाइप्स हैं, कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूअस। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है याद रखने के लिए कि कैटेगोरिकल कौन सी होती हैं और कंटिन्यूअस कौन सी होती हैं। कैटेगोरिकल बेसिकली हमारे पास वो टाइप्स हैं जिनके अंदर मजीद फर्दर कैटेगरीज हो जाती हैं। और कैटेगरीज यानी आपके इसी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नॉमिनल स्केल के लिए जो कैटेगोरिकल वेरिएबल यूज होता है, जेंडर। जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर के अंदर फर्दर कैटेगरीज क्या आएंगी, मेल, फीमेल। मजीद आप उसको एनहांस करना चाहते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, थ्री कैटेगरीज हो गई। इसी तरह फैमिली सिस्टम, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो ये हो गए हमारा एक टाइप ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसके लिए हम यूज करते हैं स्केल नॉमिनल। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो ऑर्डर के हिसाब से होती है। जैसे कि आप कह लें फर्स्ट बॉर्न, सेकंड बॉर्न, थर्ड बॉर्न, या यंगेस्ट, एल्डेस्ट, मिडिल चाइल्ड। ठीक है, बर्थ ऑर्डर के हिसाब से कैटेगरीज, या पोजीशन इन क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या क्लोथिंग साइज हो गया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और इसके लिए जो स्केल यूज होगा वो ऑर्डिनल होगा।
अब ये स्केल्स का ज़िक्र मैं पिछली अपनी एसपीएसएस वाली जो सिलसिला चल रहा था वीडियोज़ का, उसमें मौजूद है। एसपीएसएस के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे, आप उससे देख सकते हैं। कंटीन्यूअस वेरिएबल्स की हम बात करें तो कंटीन्यूअस वेरिएबल्स में फर्दर 2 टाइप्स क्या हो जाती हैं। एक टाइप होती है जिसमें आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होती। अगर आप 1 से 4 की बात कर रहे हैं तो उसमें 1, 2, 3 और 4, ठीक है? ये सारे जो हैं उसके अंदर फ़ॉल करेंगे 1, 2, 3, 4 उसमें डेसिमल वैल्यू नहीं होती कंटीन्यूअस वेरिएबल के अंदर। इसमें हम कौन-सा स्केल यूज़ करेंगे? इसमें हम इंटरवल स्केल यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें दूसरी टाइप की तो उसमें हम जैसे कि मैंने पहले बोला कि वहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ होंगी। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ क्वांटिफ़ाएबल वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास डेसिमल्स में वैल्यूज़ आ रही होती है। जैसे आप हाइट कह लो 5.6 होती है, 5 फीट 6 इंचेस, 5.5 हाइट होती है। इसी तरह टेम्परेचर आपका डेसिमल्स में लिया जाता है, तो इस तरह के वेरिएबल्स के लिए हम कौन-सा स्केल यूज़ करेंगे? हम रेशियो स्केल यूज़ करेंगे। ये आप चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज़ करके अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फ़ाइल का। ठीक है? आप वहाँ से लिंक जाके डाउनलोड भी कर फर्दर हम अगर चलें तो हमारे पास चलें तो हमारे पास 2 मज़ीद टाइप्स आती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये है हमारी डिपेंडेंसी के बेस पे, यानी कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आपके हाइपोथेसिस के अंदर हाइपोथेसिस क्या होगा? आपकी रिसर्च में आप एक स्टेटमेंट बनाओगे। उस स्टेटमेंट के ऊपर आप एक रिसर्च का पूरा प्रोसीजर करोगे। ये देखोगे कि आपकी जो आपने जो एक स्टेटमेंट दी थी, क्या वो वाक़ई ट्रू है या फ़ॉल्स है, ठीक है? तो उस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक इफ़ेक्ट कर रहा होता है, एक पे इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो जो इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो डिफरेंस जिसमें आ रहा होता है और जिस पे वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब मोस्टली क्या होता है कि आपके पास टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होती हैं, वो 2 होती हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं और वाइस वर्सा उसके बेस पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे इफेक्ट होता है। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर नल एक्सेप्ट होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। नल क्या होती है? नल मतलब नफी, नहीं, ना। देयर इज नो इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सीबीटी विल डिक्रीज डिप्रेशन और नॉट, वेदर सीबीटी विल डिक्रीज डिप्रेशन और नॉट, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसके हिसाब से अगर हम अपनी नल हाइपोथेसिस देखेंगे तो सीबीटी विल हैव नो इफेक्ट ऑन डिप्रेशन, ये हमारी नल हाइपोथेसिस बन जाएगी। जबकि सीबीटी विल हैव एन इफेक्ट ऑन डिप्रेशन, ये हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएगी। और अगर हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनानी है तो फिर हम उसमें इंक्रीज या डिक्रीज का वर्ड यूज कर लेते हैं। ये आपके पास एक चार्ट है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास डाउनलोड कर लें, पिक्चर ले लें। दिस विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। assumptions, हमारे पास टेस्ट रन करने के लिए हमेशा assumptions होती हैं। इन assumptions के बेस पे हम टेस्ट रन करते हैं। 3 बेसिक assumptions होती हैं जो हमेशा फॉलो हो रही होती हैं। डाटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जो ग्रुप्स आप कंपेयर कर रहे हो उनमें सिमिलर वेरिएंस होनी चाहिए और डाटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब देखते हैं बारी बारी के नॉर्मेलिटी का क्या मतलब है। नॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि जो आपके कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं वो मीन के आसपास इस तरह से फॉल कर रहे हैं कि वो एक स्लोप बना रहे हैं। जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। आगे चलें, अगर हम नॉर्मेलिटी के बाद अगर हम बात करें कि ग्रुप्स आर कंसिस्टेंट एंड वेरिएंस, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके जो एवरेज डिस्टेंस है मीन से, वो दोनों साइड पे बराबर है। उसके बाद अगर हम इक्वल वेरिएंस अज्यूम के बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस की अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस का मतलब होता है कि आपके जो ग्रुप्स हैं
वो एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं हो सकते। जैसे कि हम कहें कि जेंडर, तो जेंडर में जो मेल है, मेल कैटेगरी में फीमेल नहीं फॉल कर सकती, फीमेल कैटेगरी में मेल नहीं फॉल कर सकता। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स है। अगला पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो अल्फा लेवल है। इन स्टैटिस्टिक्स अल्फा लेवल जो होता है वो सिग्निफिकेंस लेवल होता है, यानी कि ये डिटरमिन करता है कि आपका टाइप वन टाइप टू एरर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या आपका क्रिटिकल रीजन बना रहा होता है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये क्रिटिकल रीजन है। और ये सिग्निफिकेंस लेवल जब आप डिफाइन करते हैं तो सिग्निफिकेंट लेवल से आपका ये क्रिटिकल रीजन जो है ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और आप सिग्निफिकेंस लेवल का क्या मतलब है, अगर आप कहते हैं कि 0.05% सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि 95% चांस है कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। इफेक्ट साइज। अच्छा, अब सिग्निफिकेंस लेवल से ये बात हम देखते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल अगर सिग्निफिकेंट आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब है कि इफेक्ट है। इसका मतलब है कि नल जो है वो रिजेक्ट हो गया, अल्टरनेट ट्रू हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, तो मतलब कि डिफरेंस है या प्रिडिक्शन है, या फिर जो भी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो चीज मौजूद है। अब कितनी मौजूद है, उसका कितना इफेक्ट हो रहा है, वो हम इफेक्ट साइज से देखते हैं। इसके लिए हम कोहेंस डी यूज करते हैं। कोहन्स डी को गूगल पे जाके कोहन्स डी कैलकुलेटर से निकालना पड़ता है। इसका प्रोसीजर है जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में हम जरूर शेयर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज गिवन है कि 0.2 हो तो स्मॉल, मीडियम और इफेक्ट साइज कौन कौन सी वैल्यूज पे आती है। ये हो गई हमारी इफेक्ट साइज की बात। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या है कि वेरिएबल्स जो हैं हमारे, उनके अंदर वेरिएंस कितनी ज्यादा हो सकती है, वेरिएबिलिटी कितनी ज्यादा हो सकती है, वो कितने फ्री हैं टू वेरी अक्रॉस द डाटा साइज। अच्छा, और इसका नॉर्मल फार्मूला जो होता है वेरिएंस का, दैट इज नॉर्मली डिनोटेड एज n-1, सॉरी, इट्स n-1, यानी जो भी आपका सैंपल साइज होगा उसमें से -1 जब आप करेंगे तो वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। टाइप ऑफ एरर। अब टाइप ऑफ एरर क्या है, इनएविटेबल होते हैं, थोड़े बहुत जरूर होते हैं। टाइप वन एरर जो होता है ये फॉल्स पॉजिटिव होता है, इसको अल्फा एरर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी रिसर्चर है वो रिजेक्ट कर देता है नल हाइपोथेसिस को, जबकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो सकती उस केस। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि जी देर इज नो इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, बल्कि यूं करते हैं कि आप कहते हो कि देर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेट, ठीक है, जबकि सारी दुनिया को पता है कि एक्सरसाइज से वेट पे इफेक्ट आता है। ठीक है, अब आपने सॉरी, ये एग्जांपल थोड़ी गलत हो गई है, मैं आपको कोई अच्छी सी एग्जांपल इसकी बताती हूँ। इसमें कहते हैं क्या है कि जी आपका जो बेसिक जो पॉइंट है ना, वो इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट्स अ नल हाइपोथेसिस, यानी कि वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को अपनी तरफ से एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि देर इज एन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये एक अच्छी एग्जाम्पल आ रही है माइंड में कि इन्वेस्टिगेटर कहता है कि जेंडर का एंजाइटी के ऊपर असर होता है, यानी मेल और फीमेल का के होने से आपकी एंजाइटी अप या डाउन हो सकती है, जो कि नहीं है। ऑब्वियसली जेंडर का इससे रिलेटेड रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि वो एक प्रूवन बात है, ठीक है, और उसने कह दिया कि जी एक्सेप्ट कर लिया उसने अल्टरनेट हाइपोथेसिस और रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जी कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि इन्वेस्टिगेटर कह रहा है जी इफेक्ट है, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे में जो एरर प्रोड्यूस होगा वो टाइप वन एरर होगा। और इसको अब रिड्यूस करने के लिए जो हमने पहले बात की थी कि हमारा जो हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल रीजन, तो टाइप वन एरर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्रिटिकल रीजन को रिड्यूस कर देते हैं। अब हम क्रिटिकल रीजन को, फॉर एग्जांपल हमने क्रिटिकल रीजन सेट किया था 0.05, उसको हम रिड्यूस करके कर देंगे 0.01 या 0.02, और फिर इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइप वन एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा, या टाइप वन एरर जो होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा।
अच्छा, अब इसके मुकाबले में जो दूसरा एरर है, टाइप ऑफ एरर है, वो टाइप 2 एरर है, जिसको बीटा एरर भी कहा जा सकता है। अब बीटा एरर में क्या होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, टाइप 1 एरर में इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट कर रहा था। अच्छा, अब टाइप 2 एरर में वो फेल टू रिजेक्ट, यानी वहां पे वो एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे वो रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है नल को, जबकि नल को एक्सेप्ट उसे नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि एक्सरसाइज का, अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल बैठती है कि एक्सरसाइज का जो है वो वेट पे कोई इफेक्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेटर कहता है कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि एक्सरसाइज से वेट जो है वो एक्सरसाइज करने से कम होता है, ना करने से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 2 एरर हो जाएगा, और इसको खत्म करने के लिए क्या होगा, हम इंक्रीज कर देंगे अपना क्रिटिकल रीजन। देखा, ये क्रिटिकल, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपस में इंटरमिंगल्ड है। इन कॉन्सेप्ट्स को इसलिए समझना बहुत जरूरी है जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। अच्छा, होपफुली यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे क्या है, वेरिएंस की बात है, वेरिएबिलिटी की बात है। अब जब वेरिएबिलिटी की बात हम करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो मुराद है वो ये है कि जो डाटा है वो मीन के आसपास नॉर्मल रेंजेस के अंदर फैला हुआ है, ठीक है, विद इन अ डाटा सेट। तो वो हमारी वेरिएंस होती है, वेरिएबिलिटी होती है कि एवरेज या मीन से वो कितना दूर फॉल कर रहा है, कितना करीब फॉल कर रहा है, तो वो हमारी वेरिएंस हो जाती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, जैसे हमने पहले पीछे हमने बात की है इसके बारे में कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो कहाँ फॉल कर रही हैं। ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने जो अजम्पशंस बनाई थी उसमें हमारी अजम्पशन थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये हो तो इसको हम कहते हैं मीजोकर्टोसिस। ठीक है, और अगर सारा जो हमारा डाटा है वो वन टेल्ड हो, ये टू टेल्ड है, ये वन टेल है, ये दूसरी टेल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपका डाटा है वो नेगेटिव स्क्यूनेस शो कर रहा है। आपका जो डाटा है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी नेगेटिव साइड पे फॉल कर रही है। ऐसे में इसको हम कहते हैं प्लेटिकोर्टोसिस। उसके बाद अगर आपका डाटा सारा फॉल कर रहा हो पॉजिटिव साइड पे तो हम इसको कहते हैं लेप्टोकोर्टोसिस। ये तीन कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपका डाटा आपके टेस्ट रन करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आना चाहिए। ये हमारी पहली अजम्पशन होती है, तब हम टेस्ट रन करें। उसके बाद आ गए हम टेस्ट पे डायरेक्ट। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी तीनों अजम्पशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं, तो हम अपने टेस्ट रन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला हमारा कोरिलेशन का टेस्ट। कोरिलेशन में बेसिकली हम रिलेशनशिप देख रहे होते हैं दो वेरिएबल्स का, तीन वेरिएबल्स का, आपस में जितने भी हमारे पास हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स होते हैं हम उनका सिंपल रिलेशनशिप देख रहे होते हैं कि आपस में रिलेशनशिप है, नहीं है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की क्या बात है, पॉजिटिव रिलेशन में क्या होगा कि आपका जो आईवी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो और डीवी उनका आपस में रिलेशन कुछ ऐसा होगा कि एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे हम एक्सरसाइज और वेट की बात कर रहे थे, एक्सरसाइज ज्यादा होगी तो वेट कम होगा, एक्सरसाइज कम होगी तो वेट ज्यादा होगा। ये है नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप कि मैंने मिक्स नहीं किया। एनीवेज, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन, इनवर्स रिलेशन होता है, एक ज्यादा होता है तो दूसरा कम होता है। अगर हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो दोनों का सेम वैल्यू होती है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, जैसे कि मेडिटेशन बढ़ेगी तो मेंटल पीस भी बढ़ेगी। तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो कोरिलेशन में बेसिकली हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि दोनों वैल्यूज में आपस में रिलेशनशिप है, नहीं है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उसके बाद पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में इतना फर्क आ जाता है, देख रहे हैं हम इसमें भी रिलेशनशिप है, फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि जो हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, यानी ऐसे वेरिएबल्स जिनका डायरेक्ट हमारी रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं है, या जिन जो हमारे अंडरलाइंग वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वेट और एक्सरसाइज की बात करें तो अब उसके साथ खाने खाने की रूटीन, स्केड्यूल ऑफ ईटिंग, ठीक है, स्केड्यूल ऑफ स्लीप, सो कितना रहा है अगला बंदा, खाना कितना खा रहा है अगला बंदा, ये हमारे कंपाउंडिंग वेरिएबल्स होंगे। इनको कंट्रोल करके हम देख रहे होंगे कि वेट और एक्सरसाइज का आपस में क्या रिलेशन। आगे चलें तो आगे है जी रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहा होता है रिलेशनशिप को। इस यहाँ हम प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं रिलेशनशिप की, इंडिपेंडेंट की डीवी के साथ, आईवी की डीवी के साथ।
सिंपल लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो हमें ये बता रहा होता है कि किसी भी आईवी में, कॉन्टिन्यूअस आईवी में, इंटरवल आईवी में, हमने इंटरवल रेशियो की पहले बात की थी, इंटरवल कॉन्टिन्यूअस ही होता है। कॉन्टिन्यूअस कौन से वाला? जिसमें डेसिमल ना हो, ठीक है। इंटरवल आईवी का इंटरवल डीवी पे क्या इफेक्ट है? तो अगर हम ये देख रहे हैं तो ये हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन होगा। अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है जी, कि हमारे पास मोर देन वन आईवीज होते हैं सर, ठीक है। हम एक से ज्यादा आईवीज का देख रहे होते हैं असर डीवी के ऊपर। जैसे हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल है, लेकिन हम वेट और एक्सरसाइज को लेके चल रहे हैं तो हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्लीप पैटर्न का, ठीक है, आवर्स, जितने घंटे वो बंदा सोया उसका, उसके साथ एक्सरसाइज का, उसके वेट पे क्या असर हो रहा है, ठीक है। होपफुली ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये रिग्रेशन एनालिसिस का एक टेबल है, फॉर्म समरी समरी समझ लें आप इसको। इसको अगर आप चाहें तो आप स्टॉप करके वीडियो को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस विल हेल्प यू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस। आगे चलते हैं। टी टेस्ट। टी टेस्ट बेसिकली हमारे जो जो हमारे ये एनालिसिस हैं, ये कंपेयर करता है मीन्स को। तो किसी भी नंबर ऑफ ग्रुप्स में, जब हम आगे देखेंगे कौन से टेस्ट में कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स में आपस में जो मीन्स हैं उनको कंपेयर कर रहा होता है टी टेस्ट, ठीक है। रिग्रेशन प्रिडिक्शन दे रहा होता है, टी टेस्ट मीन कंपेयर कर रहा होता है। कंपैरेटिव टेस्ट है ये, कंपैरिजन कर रहा होता है। अब इसमें वन सैंपल टी टेस्ट है सबसे पहला। ये क्या करता है जी, ये सैंपल मीन को, ठीक है, एक हाइपोथेसाइज्ड मीन के साथ कंपेयर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऑलरेडी एक एवरेज वैल्यू मौजूद है, ठीक है। आप उसी एवरेज वैल्यू के साथ ऑब्टेन्ड वैल्यू को, ऑब्टेन्ड मीन को कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एवरेज 4 आ गया, ठीक है, और उसका जो है सिग्निफिकेंट, जो उसका जो सैंपल स्कोर था वो 50 था। अब आप सारे उस सैंपल के जो नंबर्स हैं, जो मीन्स हैं, एवरेजेस हैं, उनको 50 के साथ कंपेयर करो तो वो वन सैंपल टी टेस्ट होगा। टू सैंपल टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ये क्या कर रहा होता है? ये इंटरवल, अब देखिए यहाँ पे बात फिर वहीं पे आ गई है। ये क्या कर रहा होता है कि ये मीन कंपेयर कर रहा होता है इंटरवल डीवी का विद टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। मतलब कि क्या होगा कि आपके पास जो आईवी है वो दो हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें आप देख सकते हैं कि आईवी कैटेगोरिकल है, जेंडर की बात हो रही है। यहाँ पे वो देख रहे हैं कि राइटिंग स्कोर्स का जेंडर के साथ क्या रिलेशनशिप है, और जेंडर में फर्दर उसकी दो कैटेगरीज आ गई हैं, मेल एंड फीमेल। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, इसको आप रिपीटेड मेयर्स भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास दो रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, यानी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आप डिफरेंट टाइम्स में दो अगर टेस्ट करें, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं हमारी। फॉर एग्जांपल, आप एक बच्चे के ऊपर हर 2 साल के बाद आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं, और अब जो मीन आ रहा है आपका हर 2 साल के बाद, उस मीन को आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो वो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब ये भी टी टेस्ट की तरह कंपैरेटिव ही टेस्ट है, कंपैरिजन ही कर रहा होता है, मीन्स को ही कंपेयर कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ऑप्शन ये आ जाता है कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ज्यादा हो सकती हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले देखें वन वे अनोवा है। अब वन वे अनोवा में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है यू हैव अ कैटेगोरिकल आईवी, ठीक है। आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल है विद इंटरवल डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि आपका जो इंटरवल वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी क्रिएट हो रही है आपके हाइपोथेसिस के अंदर, तो आप कौन सा टेस्ट रन करोगे? आप वन वे अनोवा करोगे। अच्छा जी, रिपीटेड मेयर्स अनोवा आप कब करोगे? रिपीटेड मेयर्स अनोवा भी कहते हैं इसको, वन वे भी, वन वे रिपीटेड मेयर्स अनोवा भी कहते हैं। ये आप तब करोगे जब आपके पास वन कैटेगोरिकल आईवी होगा, ठीक है, और इंटरवल डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेकिन अब ऊपर वाली बात हो गई, लेकिन फर्क क्या आएगा कि एटलीस्ट ट्वाइस फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी जैसे हमने पहले देखा ना,
पेड सैंपल टी टेस्ट में। यूँ समझ लें कि ये पेड सैंपल टी टेस्ट का भाई है, लेकिन यहाँ पे आईवी जो है वो हमारे पास कैटेगोरिकल है और हम उसको और हमारे पास यहाँ पे डीवी भी है, जिसको हम एक ही सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में देख रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, टू वे अनोवा या फैक्टोरियल अनोवा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो आईवी है वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं और कैटेगोरिकल होंगे। अब आप एक चीज नोट करें कि अनोवा में सब में आपका आईवी कैटेगोरिकल है, ठीक है, और जो डीवी है वो आपका कॉन्टिन्यूस स्केल पे। आगे चलते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। ये आपकी समरी है, आप चाहें तो इसको रोक के, यस। ओके, काय स्क्वायर। अब जो हमारा टी टेस्ट अनोवा हमारा कोरिलेशन, ये जो जितने भी एनालिसिस हैं ये पैरामीट्रिक है, जिनमें हमारी जो assumptions हैं वो ट्रू हम अज्यूम करके चल रहे होते हैं। तो इस तरह की हमारी assumptions जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो हमारे जितने भी पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, टी टेस्ट हो गया, नोवा हो गए, कोवेरिएशन हो गई, ये जितने भी टेस्ट हैं उनके एक अल्टरनेटिव नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो हमारे पास काय स्क्वायर आ जाता है कोरिलेशन देखने के लिए नॉन पैरामीट्रिक में, ठीक है। ये देख रहा है इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अब इसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं गुडनेस ऑफ फिट एंड टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम गुडनेस ऑफ फिट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक ऑब्जर्व्ड एक एक्सपेक्टेड। से फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हमेशा 70% लड़कियां होती हैं और 30% जो है वो लड़के होते हैं। ये अब हमारी एक्सपेक्टेड परसेंटेज है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। अब जब हम इसको रन करेंगे एनालिसिस को काय स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट, तो हमें पता चलेगा कि क्या वाकई ऐसा है कि नहीं। ऑब्जर्व वैल्यू के अगेंस्ट हम अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को देख रहे होंगे और रिलेशनशिप देख। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू कैटेगोरिकल वैल्यूज, टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। भी बीबीबी दोनों कैटेगोरिकल हो सकते हैं। फैक्टर एनालिसिस लास्ट स्लाइड है जी आज की। फैक्टर एनालिसिस एंड मनोवा। फैक्टर एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लोरेटरी मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, इसमें आप बेसिकली क्या देख रहे होते हो, आप कोई भी स्केल जब फॉर्म करते हो ना तो अपने आइटम्स जो होते हैं स्केल के, उन आइटम्स का आप इसमें क्या रिलेशनशिप है नहीं है, कौन से फैक्टर्स के अंदर वो फॉल कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए आप फैक्टर एनालिसिस करते हो। आप कोई नया स्केल बना रहे हो तो आप फैक्टर एनालिसिस करते हो, कोई बड़ा एक्सटेंसिव स्केल है उसको आप उसके शॉर्ट वर्जन बनाना चाहते हो तो आप फैक्टर एनालिसिस यूज करते हो। और यहाँ पे आप कहते हो कि दो अजम्पशंस फुलफिल होनी चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है, और वेरिएबल्स जो हैं वो इंटरवल स्केल पे होने चाहिए। आगे चलते हैं कि मनोवा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अनोवा की तरह ही है, बस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमारे पास डीवीज की जो मिकदार है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो मिकदार है वो ज्यादा हो सकती है, ठीक है, वन टू और मोर देन टू हो सकते हैं। इन वन वे मनोवा देर इज वन कैटेगोरिकल आईवी, ठीक है, और टू और मोर dependent variables. That's the only difference there is in this scenario. And this is it. Thank you so much for joining me today. These are the references. और अगर आपको ये पूरी जो स्लाइड्स हैं ये सब चाहिए तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप लिंक पे जाके इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि आप मेरे चैनल पे आए थे या आई थी। और थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर मैं आपके किसी काम आ सकी हूँ तो दुआ जरूर कर दीजिएगा।